सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आप सभी का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि भाई आप लोग एसएससी जीके का जो पीवाईक्यू क्लासेज है पार्ट 4, ठीक है, परमार सर का, वो करवाइए, उसका रिवीजन करवाइए। क्योंकि हमारा जो है अभी एसएससी का स्टेनो का एग्ज़ाम है और रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है। सो उसमें हमारा हेल्प कर सकता है। सो दोस्तों, आज से जो है ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आपकी। जो भी पीवाईक्यू पार्ट 4 सर ने करवाया है, यूट्यूब के ऊपर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल 30 वीडियोज़ हैं, ठीक है। सो उसका मैं यहाँ पर नोट्स के थ्रू रैपिड रिवीजन आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं समझा के अच्छे से बता के ये चलूँगा, ठीक है। एंड 20 से 25 मिनट का ये लेक्चर रहेगा, यानी कि जो सर 1 से 2 घंटे के अंदर करवाते थे, तो उसको मैं 20 से 25 मिनट के अंदर इसको मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। किसके लिए आपका हेल्पफुल हो सकता है? तो एसएससी का अभी जो है स्टेनोग्राफर का जो एग्जामिनेशन आ रहा है, उसके लिए भी ये फेवरेबल हो सकता है। या फिर आप सीएचएसएल की बात करें, सीएचएसएल मेंस एंड सीजीएल मेंस, उसमें भी ये कारगर साबित हो सकता है फ्रेंड्स। एंड बाकी जो रेलवे के एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, बाकी ये सारे पीवाईक्यूज़ हैं एसएससी के। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, बाकी अगर पीडीएफ्स की बात रही, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम वाले नोट्स से, लेकिन आपको इंग्लिश में भी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो हमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ, आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। एंड एक कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी इसमें चेंजेस वगैरह करवाना है, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, सो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कीजिएगा तो हमारा जो मतलब माइंड है वो रहेगा कि हाँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए इस सीरीज़ को। तो टोटल 30 वीडियोज़ हैं, ठीक है। हर एक जो है पीडीएफ, उसमें आपको 20-20 क्वेश्चन प्लस में कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। सो उसको हम यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 600 क्वेश्चंस प्लस में एक्स्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जाएगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। बाकी आप लोग जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से अंत तक जुड़े रहिएगा आप लोग, ठीक है। बस आपको काम क्या करना है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड डेली वीडियोज़ आएंगी, आप उसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा आपको सेशन लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर। तो पहला लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो सबसे पहले देखिए, विजयनगर जो राज्य है फ्रेंड्स, ये आपका साउथ में पड़ता है, ठीक है। तो इस राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसमें काफ़ी सारे राजवंश आए थे, मतलब काफ़ी सारे जो है आपका डायनेस्टी आए थे। इसमें दोस्तों आपका जो है संगम जो राजवंश है, ठीक है, उसके द्वारा जो है विजयनगर जो आपका अंपायर है, इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें हरिहर और बुक्का नाम के दो मतलब थे। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 1336 एडी में, यानी कि 1336 ईस्वी में किया था। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये किसके सामंत थे? तो ये काकतीय जो है उसके सामंत है। सामंत का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, मतलब आसपास का जो क्षेत्र होता है उसके मतलब थे, ठीक, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य के जो आसपास के जो थे वो काकतीय के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी आपका वारंगल था फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी विजयनगर साम्राज्य के अगर राजधानी की बात करें तो ये हम्पी है, जो कि तुंगभद्रा नदी, जो कि आपका नर्मदा नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लोकेटेड है। बाकी अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से यहाँ पर जो है आए थे, तो पहले संगम आए थे, उसके बाद सुलभ है, उसके बाद तुलुभ है, उसके बाद अड़ाईवीडु वंश है, ठीक है। तो ये सारे, बाकी अब इसका डेट भी देख सकते हैं। संगम 1336 से 1485, सुलभ जो है 1485 से 1505, एंड तुलु जो है 1505 से 1570, एंड जो अड़ाईवीडु है वो 1570 से 1645 के बीच में रहे थे। बाकी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, जो कृष्णदेव राय थे वो आपका तुलु वंश से संबंध रखते थे, एंड मोस्ट पावरफुल यहाँ पर ये राजा थे, ठीक है, तुलु वंश से। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही याद रखना है इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रामकृष्ण मिशन, जो कि मतलब आपको बताते हैं, आगे बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किस चीज़ के आदर्श पर बल दिया? तो मोक्ष के आदर्श पर बल दिया फ्रेंड्स। अब देखिए, रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद का ही एक पुराना नाम था, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मूल नाम था। तो नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी, जिसका कि हेड क्वार्टर आपका जो है वेलूर मठ में था फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करें, रामकृष्ण परमहंस इनके जो है गुरु थे, इनका पुराना नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था, मतलब इनके गुरु का पुराना नाम। बाकी इनके बारे में याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बाकी
इसी दिन से जो है आपका यहाँ पर नेशनल यूथ डे के नाम से हम लोग मनाते हैं, ठीक है, नेशनल यूथ डे। एक होता है आपका इंटरनेशनल यूथ डे जो कि आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसको भी आपको याद रखना है, अगर नेशनल पूछेगा तो 12 जनवरी, एंड अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त, ठीक है। इनका जो मृत्यु था फ्रेंड्स वो आपका 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गया था। तो ये आपको जन्म और मृत्यु याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी यहाँ पर निकाले थे, जैसे कि प्रबुद्ध भारत, ठीक है, जो कि अंग्रेजी माध्यम में था, और उद्बोधन जो कि आपका बंगाली लैंग्वेज में था। एंड कुछ पुस्तक थी जैसे कि कर्मयोग और राजयोग। तो ये इतना चीज़ आपको याद रखना है। बाकी इन्होंने 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे, इसके बारे में भी याद रखना है। एंड जो तमिलनाडु है वहाँ पर जो है इनका एक रॉक मेमोरियल यहाँ पर मतलब मौजूद है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतना सब फैक्ट जो है आपको नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको याद रखना है। उन्हीं ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर मठ में की थी, ठीक है, जिसका मुख्य आदर्श था क्या कि मोक्ष पर उस पर बल दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से, जो कि है कौन सा कोशिका अंग जो है पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम होता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। ये कोशिका का एक अंग है जिसका डायमीटर की अगर बात करेंगे तो 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, तो कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई इसको कहा जाता है, जिसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1664 कभी कभी देता है, कहीं कहीं 1665 भी दे देता है। तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होना, 64 भी सही है, 65 भी सही है, आप लगा सकते हैं। बाकी ये जो है आपका डेड सेल्स था, जो कि आपका कॉर्क मतलब लकड़ी का एक गुटका था, उसमें जो है ये खोजे थे, जो सेल की जो है उसको खोजे थे डेड सेल के, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। बाकी अगर पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने 1675 यानी कि लगभग 11 साल के बाद या 10 साल के बाद जो इन्होंने मतलब खोजा था जीवित कोशिका, जिसका नाम था एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था, ठीक है। अब बाकी कोशिका में कुछ कुछ अंग है जिसके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि एक खुदा कोशिका भित्ति जिसको कि सेल वॉल कहते हैं। तो ये 3 मतलब पाया जाता है, जैसे कि पादप में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है, और हर में अलग अलग चीज़ का बना हुआ होता है। जैसे पादप में अगर बात करेंगे तो ये सेलुलोज का बना होता है, कवक में काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में आपका पेप्टिन का बना हुआ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अलग अलग में आपका सेल वॉल बना हुआ था, अलग अलग चीज़ का, अलग अलग मटेरियल का। बाकी ये जो आपका बैक्टीरिया होता है इसमें एक स्लिम लेयर भी पाया जाता है, जिसको कि ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखना चाहिए आपको। बाकी एक और यहाँ पर पार्ट है आपका राइबोसोम, जो कि आपको बता दें इसके बारे में, कोई इसमें झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। एंड ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता होता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। एंड अगर बात करें इसमें सेंट्रल में एक नाभिक होता है, नाभिक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। एंड अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो राइबोसोम का जो निर्माण होता है किस तरीके से होता है, तो न्यूक्लियस मतलब हर एक कोशिकांग का जो निर्माण होता है अगर देखा जाएगा तो आपका न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी इसमें आपको जो है क्या तो इसको अंतःप्रदर जालिका कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इंडोरेक्टुलम क्या मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, तो प्रोटीन और वसा एंड लिपिड का करता है, ठीक है। तो जो आपका जो सॉफ्ट वाला होता है, ठीक है, जो सॉफ्ट वाला होता है वो वसा और लिपिड का करता है। एंड जो रेयर वाला मतलब होता है मतलब खुरदरा वाला होता है, खुरदरा अंतःप्रदर जालिका, और एक होता है चिकनी अंतःप्रदर जालिका। तो चिकना वाला आपका वसा और लिपिड का करेगा, एंड जो आपका खुरदरा वाला होगा वो आपका प्रोटीन का करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी एक होता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जिसको कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, याद रखिएगा। एंड कुछ और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं गोल्जी काय के बारे में। तो गोल्जी काय क्या होता है, तो ये कोशिका का डाकघर होता है, यानी ये मतलब भोजन को क्या करता है एक पैकेट में मतलब पैकेट बाय पैकेट पैक करता है, ठीक है, और उसको ट्रांसफॉर्म करता है और उसको मतलब भेजने का काम करता है, और क्या। तो ये गोल्जी काय है, तो इसी के कारण से इसको कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है। एंड एक होता है लाइसोसोम जिसको कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम का बना हुआ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि ये खुद ब खुद फट जाता है, ठीक है। अगर कोई कोशिकांग काम नहीं कर रहा है तो खुद ब खुद क्या हो जाता है, फट जाता है। इसी कारण से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर। बोला संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल जो शब्द है मूवेंद्र, इसका अर्थ क्या होता है। तो मूवेंद्र का अर्थ होता है फ्रेंड्स 3 मुख्य, जिसमें आपका 3 जो है आपका डायनेस्टी आता है, जैसे कि चेर, पांड्या और चोल, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स ये जो संगम है 3वीं शताब्दी बीसी से लेकर 3rd शताब्दी एडी के बीच में मतलब देखने को मिला था, ठीक है। इसमें 3 जो है आपका डायनेस्टी आता था, जैसे कि चेर, पांड्य और चोल। चेर की राजधानी आपका वंजी थी, ठीक है, एंड तोंडी भी थी, ठीक है, मतलब ये दोनों था। बाकी इसका जो प्रतीक था फ्रेंड्स आपका धनुष और तीर था। यहाँ का प्रमुख जो पोर्ट था यानी बंदरगाह था वो आपका यहाँ पर मुचड़ी, ठीक है, मुचड़ी और तोंडी दोनों था लगभग, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी पांड्या की बात करेंगे तो पांड्या की राजधानी जो है मदुरै थी, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इसका जो प्रमुख पोर्ट था कोड़कई था, एंड प्रतीक जो यहाँ का मछली था, ठीक है।
तो याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चेर की राजधानी वंजी और तोंडी भी थी, एंड इसका जो मतलब क्या कहते हैं प्रतीक जो था धनुष और तीर था, एंड जो इसका पोर्ट था वो आपका मुचरी थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे पांड्य की, तो पांड्य की राजधानी आपका मदुरै थी, जिसको कि मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। एंड उसके बाद पोर्ट पोर्ट कहाँ था पांड्या का, तो कोरकई था प्रमुख पोर्ट, एंड प्रतीक इसका मछली था। एंड चोल की बात करेंगे तो चोल का जो है आपका उड़ायूर था राजधानी, एंड तंजौर भी था, और गंगई कोंडाल चोलपुरम भी था, ठीक है। तो ये राजधानियाँ थी, क्योंकि अलग अलग राजवंश जैसे जैसे आए वैसे वैसे राजधानियाँ भी चेंज हुई, तो इस कारण से यहाँ पर राजधानी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी प्रतीक की अगर बात करेंगे चोल की, तो वो चीता था, एंड पोर्ट की बात करेंगे पूहड़ या फिर कावेरीपट्टनम, ये आपका प्रमुख पोर्ट था चोल का, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता था मुवेंदा वेलन, ठीक है, जो कि किसानों के लिए यूज किया जाता था फ्रेंड्स, ठीक है, मुवेंदा वेलन। आगे है यहाँ पे एक तोल्काप्पियम, एक तमिल लेख था जो कि मतलब 3 संगम हुए थे, तो सेकंड संगम में जो है आपका यहाँ पर जो है तोल्काप्पियम मतलब हुआ था, जिसको कि तमिल लेख के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये इतना फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर बोला 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी। तो देखिए अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा एक प्रमुख पुस्तक जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो कि आपका मराठी भाषा में महाराष्ट्र में ही की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। इनके द्वारा अन्य पुस्तक जो कि आपका सार्वजनिक सत्यधर्म था, एंड इनकी जो पत्नी थी ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था आपका सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने लड़कियों के लिए जो है काफ़ी काम किए थे। इन्होंने 1848 ईस्वी में जो है लड़कियों के लिए विद्यालय की भी स्थापना की थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक है, जिन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषा में इसकी स्थापना की थी। इनके द्वारा जो गुलामगिरी लिखा गया था वो मराठी भाषा में लिखा गया था 1873 ईस्वी में। उसके बाद अन्य पुस्तक इनका याद रखना सार्वजनिक सत्यधर्म, और पत्नी इनकी थी सावित्रीबाई फुले, जो कि लड़कियों के लिए काम करती थी, मतलब इन्होंने विद्यालय की स्थापना की थी 1848 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, जो कि 6 नंबर पे है। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी, ठीक है। यूएसएसआर यानी कि रूस से इसको लिया गया है। 5 वर्ष के प्लान के साथ साथ 20 वर्ष का भी मतलब योजना भी रखा गया था, जिसको कि हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान कहते थे, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर पाँच शुरू के 5 पंचवर्षीय योजना की, तो फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 1956 तक चला था, जिसका प्रमुख जो आपका था कि कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, और ये हेरोल्ड डोमन मॉडल पे बेस्ड था। एंड इसमें लक्ष्य था 2.1% का, लेकिन प्राप्ति हुआ था 3.6%, तो जाके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये सक्सेसफुल हुआ था। इसी योजना के अंतर्गत जो है आपका कई सारे बांध वगैरह का निर्माण किया गया था, जिसमें कि प्रमुख है आपका हीराकुंड बांध, जो कि आपका कहाँ पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। एंड इसी के अंतर्गत जो है आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की गई थी फ्रेंड्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। सेकंड अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जो है औद्योगिकरण पर बल दिया गया था, जो कि 1956 से 61 के बीच में चला था। इसका जो लक्ष्य था 4.5%, लेकिन इसका प्राप्ति मात्र 4.27% ही था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। ये जो है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर मतलब मॉडल पूछता है कि बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था सेकंड वाला। एंड इसका अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत जो है 3 प्लांट की स्थापना की गई थी, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। राउरकेला जो है जर्मनी की मदद से, दुर्गापुर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की मदद से, और जो भिलाई है यूएसएसआर यानी कि रूस की मदद से आपका जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में इतना याद रखना है। थर्ड 5 ईयर की बात करेंगे तो ये आपका जो है गडगिल मॉडल पर आधारित था। ये जो है आपका बुरी तरीके से फेल माना गया था। ये जो है 1961 से लेकर 1966 के बीच में चला था। फेल इसीलिए माना गया था क्योंकि इसी बीच जो आपका चीन से युद्ध हो गया था 1960 में 62 में, एंड जो 1965 में जो है पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, और अकाल भी पड़ गया था फ्रेंड्स, जिस कारण से ये जो है काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो गया था। इसका लक्ष्य 5.6% का था, लेकिन प्राप्ति मात्र 2.4% ही रहा, ठीक है। इस कारण से जो है यहाँ पर ये फेल हो गया था। बाकी फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बारे में बात करेंगे तो डीपी धर मॉडल पर बेस्ड था। एंड फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था फ्रेंड्स आपका फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो इतना 5 ईयर प्लान के बारे में आपको याद रखना है। बाकी और भी आगे जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें डिस्कस किया जाएगा आपको। आगे है यहाँ पे भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। मतलब जोड़ा गया था कब, संविधान के मौलिक अधिकार में। अगर बात करेंगे हम लोग संविधान संशोधन की, तो वो था फ्रेंड्स आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। एंड इस समय जो है आपके इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, कि इंदिरा गांधी के समय जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है।
अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तो कितने टोटल यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो ऐसे तो सरदार सवर्ण समिति के द्वारा 8 ही था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसमें कुछ संशोधन करके जो है टोटल 10 यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े थे, ठीक है, जो कि आपका कौन सा भाग में जोड़ा गया, तो भाग 4 क में और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी ये कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से ये भी लिया गया है, जो भी आपका मौलिक कर्तव्य है ये आपका रसिया से लिया गया है। एंड बात करें फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान दिवस के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप सभी लोग। बाकी ये जो आपका मतलब मौलिक कर्तव्य है ये आपका नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, एंड ये सिर्फ इंडियन के लिए एप्लीकेबल है, जो आपका फॉरेन है उनके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पंजाब में कौन सा त्यौहार जो है खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। तो खालसा पंथ की अगर बात करेंगे तो खालसा पंथ के गठन की स्मृति में जो आपका बैसाखी फेस्टिवल जो कि आपका अप्रैल से मई के मंथ में आपका मनाया जाता है, वो मनाया जाता है, ठीक है। अब ये खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई थी अगर बात करेंगे इसके बारे में, तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, जैसे जो आपका जो 9th गुरु थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनकी हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दी थी, ठीक है, 1699 में, ठीक है। उसी के बाद इनके पुत्र जो है 1699 में जो है जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि वैसाखी के मतलब दिन ही मतलब ये हुआ था, ठीक है। इसीलिए इस दिन से क्या मनाते हैं हम लोग, वैसाखी मनाते हैं, ठीक है। एक और आपको याद रखना अकाल तख्त के बारे में कि इनका जो स्थापना था गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था, जो कि 6th गुरु थे, लगभग 1606 में इन्होंने ये स्थापना किया था फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कम से कम वीडियो का लाइक जो है दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आगे आपको सेशन मिलता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है किस खेल में जो है बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हॉकी में किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा बैक स्टिक यानी हॉकी में। इसके अंतर्गत और भी कुछ शब्द है जैसे कि ड्रिबलिंग वर्ड हो गया, स्कूप हो गया, अंडर कटिंग हो गया और एस्ट्रोटर्फ हो गया, ये सब आपका जो है हॉकी के कुछ टर्म्स है जो कि आपका यूज़ किया जाता है इस गेम में, ठीक है। बाकी बैडमिंटन की बात करेंगे तो बैडमिंटन में रैकेट हो गया, फोरहेड, बैक हैंड एंड स्मैश, ये सब आपको याद रखना है। बाकी बैडमिंटन की जो नेट होती है लगभग 5.1 फीट ऊंची होती है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। बाकी अब याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि कौन से मतलब गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6, हैंड या नेटबॉल में 7 एंड बेसबॉल में आपका 9 और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। फिर से बात करते हैं, ऐसा सर ने बताया था कि 5 बास्केट लाओ, उसमें 6 वॉली डालो और 7 दिन हैंड या नेटबॉल से करो, क्योंकि फिर बेसबॉल होगा 9वां दिन, ठीक है, ऐसे करके सर ने बताया था। तो याद कर लीजिएगा, आप जो भी आपको ट्रिक लगाना है लगा लीजिएगा, क्योंकि याद रहना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं CaO, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम जल को ऐड कर देते हैं तो ये आपका जो है बुझा हुआ चूना बन जाता है। अगर हम जल से यानी H2O से रिएक्शन करते हैं तो ये CaOH का होल 2 बन जाता है, जिसका यूज जो है सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बुझा हुआ चूना है, ठीक है, ये CaOH होल 2 एंड ये जो है बिना बुझा हुआ यानी CaO, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर हम लोग बुझे हुए चूने का रिएक्शन अगर कैल्शियम से करवाते हैं, सॉरी क्लोरीन से करवाते हैं, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, जिसका फॉर्मूला जो है CaOCl2 होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाता है, ठीक है। ये जो है पानी के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो बुझा हुआ चूना है उसमें अगर क्लोरीन से हम रिएक्शन करवा देते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, बस इतना याद रखिएगा। अगर हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो आपका CaCO3 बन जाता है और इसका यूज जो है मार्बल, चौक, लाइमस्टोन इससे बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर बात करेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तो जो सबसे पहला था जो कि आपका तारापुर में है, जो कि नरोड़ा जिसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आपका जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ही एक सिटी है विजयवाड़ा, तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा कुंडलकुलम और कलपक्कम, ठीक है, गुजरात में भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर एक भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी पहला वाला याद रखिएगा जो कौन था, नरोड़ा था, ठीक है, तारापुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो सरोद आपका अमजद अली खान को जाना जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो सरोद वादक है जो कि है राजीव तारानाथ हो जाएंगे, बुद्धदेव दास गुप्ता हो जाएगा, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा जो आमिर अली खान है वो तानपुर या फिर तबला बजाते हैं, किशन महाराज आपके तबला जो कि बनारस घराना से संबंधित रखते हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद जो है सितार से संबंधित है। बाकी इनके एक बेटी भी है जो कि अनुष्का शर्मा नाम है, वो भी आपके सितार वादक से ही मतलब सितार से ही संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, बाकी धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएगा तो और भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे सरोद सम्राट के नाम से अमजद अली खां को जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसी भारतीय राज्य को में हड़प्पा नगर नहीं पाए जाते हैं। तो किसी भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए जाते, मतलब सिंधु घाटी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो नहीं पाया जाता है, तो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी हर जगह आपको जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके आपको स्रोत देखने को मिलेंगे, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे तो ये 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच में इसका कार्यकाल माना जाता है, जो कि एक शहरी सभ्यता थी। अगर इसका हम लोग चारों डायरेक्शन में देखा जाए, यानी कि इसका जो विस्तार था, तो उत्तर में ये मांडा तक फैला हुआ था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में फैला था, मतलब है। आलमगीरपुर इसका पूरा में पड़ता है, जो कि यूपी में है। दैमाबाद या फिर दायमाबाद इसको बोलते हैं, जो कि दक्षिण में है, महाराष्ट्र में। एंड सुदकांगडोर की बात करेंगे, ये बलूचिस्तान में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना चीज़, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। बाकी अगर जो फर्स्ट यहाँ पर जो है साइट की खोज की गई थी, जो कि आपका है दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था 1921 में। हड़प्पा की खोज की गई थी, जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जो कि आपका 1922 में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भी मोहनजोदड़ो है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये जो है एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस समय कौन थे, तो जॉन मार्शल थे 1921 के समय, ठीक है। बाकी इनका जो पिता है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। एंड एक और चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर लोथल के बारे में, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये जो है आपका प्राचीन बंदरगाह पोर्ट है, एंड ये जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो धीरे धीरे करके और भी आएंगे तो उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो बस इतना जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी क्वेश्चन फंसना होगा यहीं से आपको फंसने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर, बोला वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है, तो वेल्थ ऑफ नेशन आपका एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एडम स्मिथ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म एंड मैक्रो का होता है समष्टि। तो माइक्रो में ही आपका जो इंडिविजुअल कंपनी, यानी कि कंपनी के बारे में, जैसे टिस्को हो गया, रे मतलब बेल हो गया, मतलब जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल कंपनियां हैं, उसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत कर पाते हैं। एंड बाकी देश के बारे में, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता जेएम काइंस को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। बाकी इन्होंने एक थ्योरी भी दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। तो इतना याद रखना आपको इसके बारे में, ठीक है, क्लियर होगा आप सभी को। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान जो आपका गुलमर्ग में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान स्थापित है। एंड अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान लोकेटेड है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका हाईली चांसेस है कि आपका पूछा जाएगा, जो भी आपका अपकमिंग एसएससी या फिर रेलवे का एग्जामिनेशन है उसमें। नेक्स्ट है ऐसे जीवों में के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले रूप है। मतलब तली मतलब होता है समुद्र का जो ऊपरी सरफेस, जिसको कि हम लोग फोटिक जोन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटिक जोन है, जहाँ पर सन का जो लाइट है वो पहुँचता है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जू प्लैंकटन जो कि एक एनिमल है वो पाया जाता है। बाकी यहीं पर आपको जो है फाइटो प्लैंटकॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें है। बाकी अगर पूछेगा ब्लू व्हेल वगैरह, तो ब्लू व्हेल भी, ब्लू शार्क वगैरह यहीं पे पाया जाएगा। बाकी अगर बात करेंगे व्हेल के बारे में, तो ये सब आपका सेकंड वाला जो जोन होता है, जिसको कि हम लोग ट्वीलाइट कहते हैं, जहाँ पर सनलाइट जो है काफ़ी कम पहुँचता है, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी फिलहाल के लिए याद रखिए जो ऊपर तली वाले भाग में रहता है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, उसमें आपका जू प्लैंकटन वगैरह जो जीव है वो आपका पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये मानना पड़ेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी 17 नंबर बोर्ड है, हम जो भोजन करते हैं उससे जो प्राप्त ऊर्जा है हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है, तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में, जो कि लीवर होता है हमारा, वहाँ पर ये मतलब एकत्रित होता है, ताकि जो बाद में जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा जो है मिल सके, तो ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर हो जाता है। बाकी ये ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, क्योंकि ये जो है छोटे छोटे ग्लूकोज का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है पॉलीसेकेराइड कहते हैं। बाकी एक और चीज़ याद रखना है, आयोडीन परीक्षण के लिए हम लोग स्टार्च का यूज़ करते हैं। एंड जो फ्रूट शुगर होता है उसमें आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखने का इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में कहाँ पर की गई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में की गई थी, ठीक है। क्यों की गई थी इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि अक्टूबर 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन किया गया था, जिसके अंतर्गत आपका वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में आपका विभाजन हो गया था। लॉर्ड कर्जन ने ये कर दिया था, जिसमें से ईस्ट बंगाल में आपका मोस्टली जो हिंदू थे वो थे, और जो वेस्ट बंगाल था उसमें अधिकतर मुस्लिम लोग थे। और ये जो बांग्लादेश में, मतलब वही बांग्लादेश वाला पार्टी है अभी फ़िलहाल के लिए, तो उसमें थे। तो वहीं पर आपका जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, ठीक है।
बाकी इसके बारे में याद रखना है, बांग्लादेश की जो आपका राष्ट्रीय गान है जो कि है आपका अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है, जो हमारी राजधानी, वो चेंज कर दिया गया था दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। पहले ये कलकत्ता था, लेकिन दिल्ली इसको ट्रांसफ़र किया गया था 1912 में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ कुछ यहाँ पर पार्टीज़ भी थी जिसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखना है। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो लगभग ये जो है आपका 1920 में एम एन रॉय ने की थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका 1920 में एम जोशी इसके द्वारा की गई थी। एंड सीएसपी की बात करें यानी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी की, तो 1934 में आपका जो है आचार्य नारायण देव, जेपी नारायण और मीनू मसानी के द्वारा किया गया था। एचआर यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे 1924 में आपका ये कानपुर में सचिन सान्याल के द्वारा की गई थी। उसके बाद हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे 1928 में फिरोज शाह कोटला में जो दिल्ली में है वहाँ पे किया गया था। आज़ाद मतलब कि भगत सिंह ने ये किया था फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बात करेंगे स्वराज पार्टी की तो 1923 में इसको मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था, ठीक है। तो ये प्रमुख पार्टियां हैं जिसको कि आपको ईयर याद रखना है कि किसकी स्थापना कब और कहाँ पे की गई थी, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है एक स्वराज पार्टी वाला, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग थ्योरी था वो किसने दिया था, तो ये जो है जॉर्ज लेमेंटियर यानी जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था लगभग 1931 में। इनके द्वारा बोला गया था कि जो एक और थे एडविन हबल, ठीक है, एडविन हबल के द्वारा बोला गया था कि जो एक पार्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल, डेंस पार्टिकल था वो, और उसमें अचानक से क्या वो विस्फोट हुआ जिसके कारण से जो खगोलीय पिंड की दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। एंड उसी से हमारा ब्रह्मांड का जो क्या हुआ है वो विकास हुआ है। तो ये आपका बिग बैंग थ्योरी के द्वारा किया गया था, जॉर्ज लेमेंथियर ने 1931 में किया था। बाकी सोलर सिस्टम से अगर पूछेगा एंड ये भी आता है, देखिए ब्रह्मांड जो आपका विस्फोट हुआ था ये लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि इतने साल पहले जो है ये हुआ था। बाकी अगर पूछ देगा सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम जो है आपका इसका जो है मतलब थ्योरी दिया था इमैनुअल कांत ने, और लैपलेस ने इसको जो है संशोधित किया था। इमैनुअल कांत ने 1755 में ये जो थ्योरी दिया था कि ये जो है नेबुला था एक, ठीक है, जो कि धूल और गैस का बादल था, जो कि अचानक से क्या हुआ घूमना स्टार्ट हुआ। घूमने के कारण क्या हुआ, इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम था ये दोनों मिल के इसका संलयन हो गया और ये सन का निर्माण हो गया। बाकी जो आसपास का जो इलाका था, मतलब जो आसपास का जो गोल सर्कल इस तरीके से बना, तो कहीं कहीं पर जो है आपका प्लैनेट का निर्माण हो गया और कहीं कहीं पर एस्ट्रॉइड का निर्माण हो गया। तो ये आपका जो है सोलर सिस्टम का जो मतलब उत्पत्ति हुआ था, कैसे हुआ था, तो इमैनुअल कांत ने ही इसको दिया था, ठीक है। नेबुला सिद्धांत इसको बोला जाता है, जो कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ऐसा मतलब बोला जाता है कि ये जो आपका हुआ था लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये जो है आपका नेबुलर जो थ्योरी, मतलब थ्योरी नहीं, मतलब ये तो थ्योरी दिया था 1755 में, लेकिन ये घटना कब हुई थी, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे 20 नंबर, बोला लोक नृत्य जो है तरंगमेल किस राज्य से संबंधित है, तो लोक नृत्य तरंगमेल जो है आपका गोवा से संबंधित है, ठीक है। एंड बात करें गोवा में और भी कुछ यहाँ पर लोक नृत्य, जैसे कि मांडो है, घोड़े मोडनी है, तालगाड़ी है, फुगाड़ी है, तरंगमेल है, धलो है, रोमत है, सोजाव है और कुनवी है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ सकता है, आप चाहें तो इसमें कुछ अपना लॉजिक लगा सकते हैं जिससे कि लंबे समय तक ये याद रह सके। बाकी मध्य प्रदेश में बात करेंगे, कक्सर हो जाएगा, भगोरिया हो जाएगा, मच्छ हो जाएगा, खड़ा नाच हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फूल पत्ती हो जाएगा, जवारा हो जाएगा और मटकी हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हमारा जो 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ पर जो है दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सर ने लास्ट में करवाया था। तो पहला इसमें है 106वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन था और 128वां संशोधन बिल था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसके अंतर्गत जो है 33% जो है आपका यहाँ पर सीट जो है आपका जो लोअर आपका होता है, जैसे कि महिलाओं के लिए जो लोकसभा और विधानसभा जो होता है, ठीक है, यानी कि लोअर हाउस जो होता है आपका, सेंटर में आपका लोकसभा एंड स्टेट में आपका विधानसभा, तो उसमें 33% जो आरक्षण है सीट वो महिलाओं के लिए रहेगा। ये चीज़ आपका 106वां संविधान संशोधन में किया गया है, जो कि इस बार से एप्लीकेबल नहीं, लेकिन अगली बार से आपका ये एप्लीकेबल होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से बताया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। बाकी एक आया था यूएस ओपन 2023 के बारे में, कि यूएस ओपन 2023 का जो महिला खिताब है वो किसने जीता था, तो कोको गॉफ ने जीता था। एंड पुरुष की अगर बात करेंगे तो नोवाक जोकोविक ने
यहाँ पर जीता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है मेल ने जैनिक सिनर ने जीता था और फीमेल में अरियाना सावलेंका ने यहाँ पर जो जीता है, ठीक है। तो इतना था हमारा पहला लेक्चर में दोस्तों, जिसको कि हम लोगों ने रैपिड तरीके से देख लिया। एंड आई होप कि लेक्चर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहा होगा। सो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली MCQ विजार्ड आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, MCQ विजार्ड, ठीक है। ये सर्च कीजिएगा, आपको रोजगार रिवीजन के नाम से चैनल मिल जाएगा। वहीं पर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लेक्चर के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप वहाँ से उसको पीडीएफ के ले सकते हैं। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को देखते हैं कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि और भी वीडियो बच्चों तक सजेस्ट हो पाए, ठीक है। आप ही लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बस वीडियो को लाइक करने में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तभी, लेकिन अगर ना लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है, उसको मैं इंप्रूव करूँगा, ठीक है। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।